हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके चैप्टर एंड एक्सरसाइज में सेक्शन बी बाकी है, जिसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको अब तक का ये जो कंप्लीट चैप्टर है वो समझ आया होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी समझ आया होगा। सो इसी बात पे लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको आगे के लिए भी बेनिफिशियल ये होने वाला है। तो चलिए सेक्शन बी शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन बी में हमारा, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ये एक्चुअली काफ़ी लॉन्ग ही होते हैं नॉर्मली। तो देखिए फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ रूम्स on the ground floor of a building is 12 less than twice the number of rooms on the first floor। कि फर्स्ट फ्लोर पे जितने रूम है ना, उसके दुगने से 12 कम रूम है कहाँ, ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है। इफ़ द फर्स्ट फ्लोर हैज़ एक्स रूम्स, हाउ मैनी रूम्स डज द ग्राउंड फ्लोर हैव। तो देखिए, फर्स्ट फ्लोर के हमें नंबर ऑफ रूम्स गिवन है। ठीक है, 2 ही लाइन का क्वेश्चन है ये। गिवन नंबर ऑफ रूम्स फर्स्ट फ्लोर हैज़, है ना, फर्स्ट फ्लोर हैज़ कितने, एक्स दे रखे हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ रूम ग्राउंड फ्लोर हैज़, तो हमें ग्राउंड फ्लोर में कितने रूम है वो हमें बताना है ना। तो ग्राउंड फ्लोर में कितने रूम है, तो उसने क्या बोला था कि फर्स्ट फ्लोर में जितने रूम है ना, उसका दुगना कर दीजिए, ट्वाइस मतलब 2 टाइम, और उनसे 12 लेस देन है, यानी कि इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ रूम्स इन द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, अगर इसमें 10 रूम है तो 10 का दुगना 20, और उसमें से 12 कम 8, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर 8 ही रूम है। ठीक है, ये था सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए सेकंड करते हैं। राइट इच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनको लिखना है, बड़ा ही आसान है ये, तो इनके साथ ही हो जाएगा। देखिए, ए को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 5 6 7 बार मल्टीप्लाई किया गया है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए रेज टू पावर 7। सेकंड में ये देखिए 17 अलग नज़र आ रहा है, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन x 2 बार मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स x रेज टू पावर 2। y 2 बार मल्टीप्लाई में नज़र आ रहा है, y रेज टू पावर 2, है ना। सिंपल, इससे आसान क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस पूरे सेक्शन में नहीं मिलने वाला है। 7 यहाँ अकेला नज़र आ रहा है, a 2 बार नज़र आ रहा है तो a रेज टू पावर 2, b 2 बार नज़र आ रहा है दैट मीन b रेज टू पावर 2, c 2 बार नज़र आ रहा है दैट मीन c रेज टू पावर 2। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ, x 2 बार मल्टीपल में नज़र आ रहा है तो x रेज टू पावर 2, z 2 बार और y भी 2 बार है तो z रेज टू पावर 2 एंड y रेज टू पावर 2। इनको आप आगे पीछे लिखना चाहें, y पहले लिख दिया z बाद में लिख दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी भी करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी लंबा सेक्शन है ये एक्चुअली। क्या कहा गया है, राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो देखिए कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म इन, फिर इसके बाद हम एक्सप्रेशन लिखेंगे कि भाई इन एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है। कुछ इस तरीके से क्या है, 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 7। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो -7 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड पार्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म बतानी है 7x स्क्वेयर माइनस 9 में, तो यहाँ पर बिना वेरिएबल का कौन है, -9, तो ये इसकी कांस्टेंट टर्म हो गई, है ना। नेक्स्ट में हमारे पास किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 7xy माइनस 3, तो इसमें बिना वेरिएबल का कौन है, -3। और इससे आप ये मत समझना कि हमेशा कांस्टेंट बिल्कुल लास्ट में आता है, कई बार कांस्टेंट जो है वो आगे पीछे इस तरीके से लिख कर दे दिया जाता है। ठीक है, तो रटने की कोशिश मत करना कि सबसे लास्ट वाला ही कांस्टेंट होता है। ओके, चलिए लास्ट फोर्थ पार्ट क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ 2x स्क्वेयर माइनस x, जिसमें देखिए बिना वेरिएबल की कोई टर्म ही नहीं है, उस सिचुएशन में कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, 0। जो नहीं है दैट मीन्स वो 0 है। ठीक है, सिंपल सा इतना ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो फर्स्ट पार्ट में लाइक टर्म देखिए, ए स्क्वेयर के साथ ए स्क्वेयर ये भी नज़र आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों लाइक हैं। सो इसमें ए स्क्वेयर एंड -2a², फर्स्ट पार्ट में तो यही लाइक नज़र आ रही हैं और नहीं है, ठीक है। एक्स की कोई और है, नहीं है। एक्स वाई, क्या एक्स वाई का कोई है, नहीं है। वाई जेड बिल्कुल है, वाई जेड का एक और है। तो दैट मीन्स कि ये दोनों यहाँ पर क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो इनको हम कॉमेज के साथ सेपरेट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेकेंड पार्ट में लाइक टर्म्स। थर्ड, एक्स स्क्वेयर वाई, और कोई है एक्स स्क्वेयर वाई का, नहीं है। देन एक्स वाई स्क्वेयर, ये रहा देखो एक्स वाई स्क्वेयर, तो बस यही है एक्स स्क्वेयर जेड का, और कोई है नहीं। तो दैट मीन्स 2xy² एंड 5y² x। देखिए मल्टीपल में आगे पीछे ऐसे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको वेरिएबल सेम चाहिए और वेरिएबल की जो पावर है वो भी सेम चाहिए, तब जाकर हम कहते हैं कि वो लाइक टर्म्स हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ, हमें डिग्री बतानी है हर एक में। सो कैसे बताएंगे, डिग्री ऑफ 3a², फिलहाल एक ही टर्म है तो इसमें जो वेरिएबल a है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो दैट मीन्स कि ये इसकी क्या हो गई, डिग्री हो गई, ठीक है। सेकेंड पार्ट, डिग्री ऑफ क्या है, 4/7 -3/2x प्लस x² -3/2x³। तो देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको यहाँ देखने को मिल रही है, दैट मीन्स कि यही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, ठीक है। थर्ड, डिग्री ऑफ क्या है, 3/10 x⁻⁷ -2x प्लस 5/9। तो यहाँ हाईएस्ट पावर हमें 7 देखने को मिल रही है, तो डिग्री 7 हो गई। क्लियर। इन द सेम वे, डिग्री ऑफ 1/2x³ -3/7x² प्लस 5/9xy प्लस जेड। अब ये औरों से अलग इसलिए क्योंकि इसमें वेरिएबल्स मल्टीपल में, यहाँ इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 4 है, क्योंकि ये देखिए 2 और 2 दोनों की पावर जब मल्टीपल में वेरिएबल होते हैं ना तो दोनों की पावर जुड़ जाती है। यहाँ 1 और 1, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, तो हाईएस्ट कौन है, 4। तो इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट 6 करते हैं, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर। ये हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये वैल्यूज़ हमें इनमें सब्सटीट्यूट करनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कैसे बोलेंगे, पुट x = -2, y = -1, z = 3, जो इन्होंने दे रखी हैं, इन किसमें, 3x² प्लस 5xy² प्लस 2xyz, ठीक है। तो देखिए 3x की जगह x की वैल्यू, फिर उसका स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाई में y है तो y की वैल्यू, फिर प्लस 5x की जगह x की वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई में y की जगह y की वैल्यू, फिर उसका स्क्वायर भी है, फिर प्लस 2x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू और फिर z की वैल्यू, देखो मल्टीपल में। अब बस हमें कम्प्लीटली इनको खोलना है, तो पहले हम पावर्स खोल लेते हैं, ठीक है। सो 3 -2 का स्क्वायर पॉजिटिव और 2 का स्क्वायर 4, और ये हम -1 बाकी है, 5 -2 और ये देखिए -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इनको सभी के बिना पावर के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, इवन टाइम, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव में रहेगा। फिर 2 × 2 4, 4 × 1 4, 4 × 3 12, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखिए नेगेटिव का साइन एक बार मल्टीपल में नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव में आने वाला है। 3 × 4 12, 12 × 1 12, यहाँ नेगेटिव फिर से मल्टीपल में एक बार ही नज़र आ रहा है, दैट मीन्स कि माइनस में रिजल्ट आएगा। 5 × 2 10 और फिर प्लस में 12 लास्ट है। अभी देखिए -12 + 12 तो कैंसिल हो गया, ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास कितना आ रहा है, -10 आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में फिर से हमें ये बताना है, पुट x = -2, y = -1, z = 3 इन किसमें, x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz।
तो देखिए इनकी वैल्यू रखते हैं, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू का क्यूब प्लस वाई की जगह वाई की वैल्यू का क्यूब प्लस जेड की जगह जेड की वैल्यू का क्यूब, फिर -3 टाइम ऑफ एक्स की वैल्यू देन वाई की वैल्यू देन जेड की वैल्यू। अभी देखिए माइनस की पावर ओड रिजल्ट कैसा देगा माइनस में, तो 2 की पावर 3 8, फिर से माइनस की पावर ओड -1 की पावर 3 1, 3 की पावर 3 27। अभी देखिए -1 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। 3 × 2 6, 6 × 1 6, 6 × 3 18, है ना। सो अभी देखिए 18 और 8 कितने हो गए 26, 26 और 1 27, तो माइनस का 27 और प्लस का 27, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये था अपना सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। फिर से हमें वही बताना है, पुट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 3 इन किस में क्या है x बाय y बाय z बाय x। ठीक है, देखिए x बाय y प्लस y बाय z प्लस z बाय x। तो चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं। तो देखिए x बाय y फिर प्लस y बाय z प्लस z बाय x। तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव ख़त्म करते हैं, जो सेम साइन ऊपर नीचे अगर हैं और कहीं नीचे हैं तो उनको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया 2/1 और इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा -1/3। इसी तरह से इस नेगेटिव को भी यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा -3/2। अब ले लेते हैं इनका एलसीएम, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6/1 6, 6 × 2 12, फिर -6/3 2, 2 × 1 2, फिर से -6/2 3, 3 × 3 9। सो देखिए 12 - 11 -2 और -9 11 हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया 1/6। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेवंथ क्या है, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट। रिजल्ट को लेफ्ट और राइट में रख के वेरीफाई भी करना है। तो चलिए देखिए क्या है, 6x + 5 इज इक्वल टू 2x + 17। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, जो स्मॉलर वैल्यूज़ हैं x की उनको शिफ्ट कर लेते हैं। तो 5 को अब उधर लेके जाना पड़ेगा। हमने क्या किया, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ और बिना वेरिएबल की एक तरफ। तो यहाँ क्या आ गया 4x और यहाँ कितना आ गया 12। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 4 उधर जाके डिवाइड करेगा। अब हमें क्या करना है, ये x की वैल्यू एक बार लेफ्ट में रखेंगे और एक बार राइट में, हमें वेरिफिकेशन करना है। सो पुट दिस इन लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 6 × 3 + 5 कितना आ रहा है 18 + 5 यानी कि 23। अब इसी तरीके से इसको हम राइट हैंड साइड में भी रखेंगे, इन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है इसकी 2 × 3 + 17 यानी कि कितना आ गया 6 + 17 और ये भी कितना आ रहा है 23। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। चलिए ऐसा करता हूँ, फिलहाल मैं इधर कर देता हूँ सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। x/2 + 3/2 इज इक्वल टू 2x/5 - 1। तो ऐसा करते हैं, पहले हम विदाउट वेरिएबल एक तरफ और विद वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, -1 और ये -3/2 पॉजिटिव था ना। तो अब लेफ्ट का अलग एलसीएम लेंगे और राइट का अलग एलसीएम, कभी भी एक साथ एलसीएम नहीं लेना है। ठीक है, सो ये आ गया 10, 10/2 5, 5 और x 5x -10/5 2, 2 × 2 4x और यहाँ एलसीएम 2 आ गया, 2 × 1 -2 और -3। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है x/10 और यहाँ से बच रहा है -5/2। अब ये 10 इधर डिवाइड कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई। सो -5/2 × 10, 2 से 10 को कैंसिल किया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -25 के इक्वल आ रही है। अब हमें इस x की वैल्यू को एक बार लेफ्ट साइड में और एक बार राइट साइड में रखना है। तो चलिए रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू -25 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट क्या था x/2 यानी कि -25/2 + 3/2, है ना। तो ये देखिए
3/2। तो इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ रहा है 2। सो -25 + 3 तो कितना आ गया -22/2 यानी कि -11 है ना। इस बार अब हम इसको राइट हैंड साइड में रखते हैं इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है 2x/5 - 1। तो देखिए 2x/5 - 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए -50/5 -1 और ये कितना बन जाएगा -50 को 5 से डिवाइड किया तो माइनस का 10 और -1 कितना आ गया -11। देखिए वहाँ से भी हमारे पास -11 आ रहा था तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। चलिए तीसरा जो पार्ट है वो यहाँ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है 3/4 x - 1 3/4 x - 1 इज इक्वल टू x - 3। ठीक है x - 3। तो ऐसा करते हैं यहाँ जो 4 डिवाइड कर रहा है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा है ना। तो अब हम ये ब्रैकेट ओपन करें तो ये बनेगा 3x - 3 और ये क्या बन गया 4x - 12। तो देखिए 3x छोटा है तो इसको हम 4x की तरफ ले जाते हैं और 12 इधर ले आते हैं तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया 9। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है। अब हमें इसको एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में सब्सटीट्यूट करना है वेरिफिकेशन के लिए। सो पुट x = 9 इन लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 3/4 ब्रैकेट 9 - 1 x की जगह रखिए ना वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा 3/4 × 8 8 को और 4 को कैंसिल किया तो 2 3 × 2 6। अब हम इसको राइट हैंड साइड में रखते हैं। पुट x = 9 इन राइट हैंड साइड। क्या जाएगा 9 - 3 यानी कि 6। तो देखिए दोनों सेम आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं 8। शिवम्स फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज शिवम। कि शिवम जितने साल का उसका 3 गुनी एज का उनके फादर है। इफ फादर सेज इज 60 ईयर्स देन फाइंड द एज ऑफ शिवम। तो देखिए स्टार्टिंग हम शिवम से ही कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज करें क्या, वैसे कुछ बोल नहीं रखा तो लेट द एज ऑफ शिवम। शिवम की एज को लेट कर लेते हैं x ईयर्स। ठीक है देयरफॉर द एज ऑफ फादर। फादर की एज कितनी हो जाएगी क्या बोल रखा है शिवम की एज के 3 टाइम है ना। तो ये कितनी हो गई 3x ईयर्स। जबकि हमें फादर की एज तो कितनी दे रखी है 60 साल है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं यहाँ पर 60 रख देते हैं इज इक्वल टू 3x चल ही रहा है। अब 3 इधर आकर क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 20 और x हमने किसको बोल रखा है शिवम की एज। तो देयरफॉर द एज ऑफ शिवम। शिवम की एज कितनी आ गई 20 ईयर्स आ गई है ना। सिंपल सा तरीका था। चलिए नेक्स्ट 9th क्या है। ए बैग कंटेन्स 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स हुज टोटल वैल्यू इज 30 रुपीज़। ठीक है इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसा कोइन इज़ 4 टाइम दैट ऑफ 50 पैसा कोइन। भाई 50 पैसे के मान लो 10 कोइन है तो उसके 4 गुना 25 पैसे के कोइन है यानी कि 40। ठीक है सो फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कोइन। तो हम उसी से ही शुरुआत करते हैं। लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कोइन ऐसा कर लेते हैं नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे के कितने कॉइन माने x मान लें। देयरफॉर द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन 25 पैसे के कॉइन कितने हो जाएंगे इस 10 के 4 टाइम यानी कि 4x हो गए। ठीक है अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक सिंपल सा लॉजिक अब यहाँ पे समझना वो ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास 50 पैसा का एक ही कॉइन है तो आपके पास कितने रुपए हुए 50 पैसे ही हुए ना।
लेकिन अगर आपके पास 50 पैसे के 2 कॉइन हैं तो आपके पास कितने रुपए हुए? 2 गुना 50 यानी कि 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब है 1 रुपये, है ना। तो इसी तरह से अगर आपके पास 4 50-50 के कॉइन हैं तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 200 पैसे यानी कि 2 रुपये हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास 10 कॉइन है तो 500 पैसे यानी कि 500 कॉइन हो जाएंगे। पर हमें एग्जैक्ट कॉइन तो नहीं पता, वो तो पता करने हैं। तो हमने कॉइन 50-50 के माने कितने हैं? x माने हैं। तो यानी कि x कॉइन 50-50 के अगर हम आपस में ये मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? रुपए मिल जाएंगे कि भाई 50-50 पैसे मिलाकर कितने रुपए बन रहे हैं। ठीक है, कि वो हमारे पास 12 रुपये बन रहे हैं, 15 रुपये बन रहे हैं, 20 रुपये बन रहे हैं, इस तरीके से। इन द सेम वे 25-25 पैसे के अगर आपके पास कितने कॉइन हो? 4 कॉइन हो, ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 पैसे हो गए यानी कि 1 रुपये हो गए। इसी तरीके से 8 कॉइन होंगे तो आपके पास 200 पैसे यानी कि 2 रुपये हो जाएंगे। इसी तरीके से 12 कॉइन होंगे तो कुछ रुपये हो जाएंगे। तो हमारे पास बात ये है कि 25 पैसे के कॉइन कितने हैं? 25 पैसे के हमारे पास 4x कॉइन है। तो हम 4x को 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ से भी क्या मिल जाएगा कि 25-25 से बनने वाले कितने रुपए हैं और 50 पैसे से बनने वाले कितने रुपए हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों रुपए को अगर हम जोड़ लें तो टोटल हमारे पास कितने रुपए आ रहे हैं? 30 रुपए। इन्होंने बोल रखा है ना टोटल कितने रुपए हैं? 30 रुपए। तो हम यही काम करने वाले हैं। इनका आपस में अब क्या करेंगे? एडिशन लेके चलेंगे और इज इक्वल टू में क्या चलेगा? 30। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना आ गया? 50x और ये कितना बन गया? 100x और इज इक्वल टू में हमारे पास ये 30 रुपीज़ हैं। अब इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस 30 रुपीज़ को हम किस में कन्वर्ट कर दें? पैसे में, क्योंकि यहाँ भी हम किस पे काम कर रहे हैं? पैसे में। तो लेफ़्ट और राइट दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। पैसे पैसे में काम करें या रुपीज़ में काम करें। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको जान करके पैसे में बदल दिया। तो ये कितने आ गए? 150x और यहाँ से 3000। अब 150 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा, है ना। तो 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 300 बनता है, लेकिन एक पीछे 0 भी है। तो x हमारे पास क्या आ गया? 20 आ गया। तो x क्या है कि भाई 50 पैसे के कितने कॉइन है ना। तो अब हम फाइनली बता सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे कॉइन्स आर कितने हैं? 20 एंड नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन आर कितने हो जाएंगे? 4 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 100। कि 25-25 के 100 कॉइन है हमारे पास और 50 पैसे के 20 कॉइन हैं। तो इनको जब मिलाएंगे तो टोटल हमारे पास 30 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, कि उसकी जितने ब्रेड्थ है उसका दुगना कर दें तो उसकी लेंथ आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसकी ब्रेड्थ को ही कुछ लेट कर लेंगे। फिर कहता है कि उसका जो पेरीमीटर है वो इतना है, तो बताइए उसकी डायमेंशन क्या है। बिल्कुल आसान सा है तरीका। तो लेट क्या करेंगे? लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फिल। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही छोड़ रहा हूँ, रेक्टेंगल बोल देता हूँ। तो ये कितना है? x मीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी? उसकी क्या बोलिए? ट्वाइस यानी कि 2x मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या डायरेक्टली हम लेके चलते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वैसे में कितना दे रखा है? 228 मीटर गिवन है। जबकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ के इक्वल होता है ना। और ये एक्चुअल में चल किसके इक्वल रहा है? 228 के। तो देखिए लेंथ की जगह हम लेंथ की वैल्यू रखें 2x और ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ की वैल्यू रखें x। तो यहाँ से अब हमें फाइनली एक एक्सप्रेशन मिल गई और हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। 2x एंड x 3x। ठीक है,
सॉरी 8 है ये। सो ये कितना बन गया 2 इंटू 3 6x 2 2 8। सो अब ये जो 6 है वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 222 को 6 से डिवाइड करें तो 6 12 3 18 और 8 48 38, ये 38 कुछ आ रहा है। तो यानी कि अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, अब पूरा बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ गया 38 मीटर। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये कितनी आ जाएगी, क्या थी, ट्वाइस थी, है ना, 2 टाइम। सो ये हम क्या करेंगे 2 इंटू 38, यानी कि ये कितना आ गया 76 मीटर्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट करते हैं मेंटल मैथमेटिक्स। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लंबी वीडियो हो ही जाती है एक्चुअल में। सेक्शन जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली सेक्शन बी में लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं। सो कंटेंट बनाने काफ़ी मेहनत लग रही है। सो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ऑब्वियस सी बात है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने अभी तक। तो द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, कि 2/3 है उसकी लेंथ के, तो इसका एरिया एक्स की फॉर्म में बताओ। इफ़ इट्स लेंथ इज एक्स, उसकी लेंथ हमें ऑलरेडी दे रखी है कि वो अगर एक्स है, तो यानी कि हमें एक्स की फॉर्म में आंसर करना और कुछ नहीं करना। गिवन क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दे रखी है, x सेंटीमीटर। देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, उसने क्या बोला है, लेंथ के 2/3 है, यानी कि 2/3 x ऑफ लेंथ। तो ये हमारी ब्रेड्थ आ गई। देयरफॉर अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के इक्वल होता है ना। और लेंथ कितनी है, x है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2/3 x से। तो देखिए यहाँ नंबर आपस में वैसे ही रह गए क्योंकि और नंबर कुछ है नहीं। x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया, x², ठीक है। और मेजरमेंट सेंटीमीटर में थी तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वेयर में। तो ये आ गया हमारा एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, x y z a b c की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल आसान है। देखिए डायरेक्टली हम वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप ये सारी वैल्यूज़ बताएंगे, पुट दिस जितने भी है किस में, फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए a के रिप्लेसमेंट में a की वैल्यू रख रहा हूँ -2, फिर मल्टीप्लाई में x है, x की जगह x की वैल्यू 1, फिर प्लस b की जगह b की वैल्यू, फिर y की जगह y की वैल्यू, देन c के रिप्लेसमेंट में c की वैल्यू रख रहे हैं और z के रिप्लेसमेंट में z। अब बस इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई, -2 इंटू 1 -2, 1 इंटू -1 -1, ठीक है, -2 इंटू 2 -4। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, -7, है ना। चलिए सेकंड पार्ट, फिर से आप क्या बोलेंगे, पुट ये सारी वैल्यूज़ ऐसी की ऐसी लिखनी है, किसमें, इन दिस, इस तरीके से। तो यहाँ से क्या जाएगा, देखिए a की जगह a की वैल्यू रख रहे हैं, फिर x की वैल्यू उसका स्क्वायर है, फिर b की वैल्यू, फिर y और उसका स्क्वायर है, फिर माइनस, देन c, फिर z2 है और उसका भी स्क्वायर है। क्लियर। तो इसको सोल्व करते हैं तो -2, 1 का स्क्वायर 1, फिर से ये 1 सेम रहने दिया, -1 का स्क्वायर 1, इसको भी सेम रहने देते हैं, 2 का स्क्वायर 4। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस, ये सेम साइन है 1, ये सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो +2 इंटू 4 8। सो 8 and 1 9, 9 - 2 7। तो यहाँ से आंसर 7 आ रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट थर्ड पार्ट क्या है, फिर से वही पुट वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ अब मैं, a की वैल्यू -2 है, देन x 1, देन y -1, फिर प्लस b, देन y, देन z, देन प्लस
देन सी एक्स की वैल्यू, देन वाई की वैल्यू। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई, तो देखिए -2 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो 2, माइनस सिंगल टाइम ही है तो मल्टीप्लाई होकर -2 रिजल्ट देगा। ये तो आपस में कट ही गए, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हमारे पास 2, तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये तो सिंपल थे, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, थर्ड क्या है, मोनाज फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज मोना, कि मोना से 3 गुनी एज के उसके फादर हैं। ठीक है, आफ्टर 12 ईयर ही विल बी जस्ट ट्वाइस एज, ही मतलब फादर की बात कर रहा है, ट्वाइस हिज डॉटर। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, उनकी प्रेजेंट एज पता करनी है। सो लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मोना, मोना से शुरुआत करते हैं, एक्स मान लें, एक्स ईयर्स। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, थ्राइस बोला है ना, 3x ईयर्स। ठीक है, अब देखिए आफ्टर 12 ईयर के बाद उनकी एज पर कंडीशन है, तो हम आफ्टर 12 ईयर्स का एक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, और इस स्ट्रक्चर में कि 12 साल के बाद मोनाज एज कितनी हो जाएगी, कि मोना की एज, भाई आज आपकी एज मान लीजिए 10 साल है। ठीक है, तो 12 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो 10 + 12 करेंगे ना, तो सेम काम यहाँ है, आज मोना x की है तो 12 साल के बाद x + 12 ईयर की हो जाएगी, है ना। इन द सेम वे फादर्स एज, आज उनके फादर 3x के हैं तो 12 साल के बाद 3x + 12 ईयर के हो जाएंगे। अब इन नई जो एजेस है ना, उन एजेस पर कंडीशन है क्या, कि भाई ही विल, ही मतलब उसकी फादर की एज यानी कि 3x + 12, विल का बता रखा है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, ये नॉर्मली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल के साइन को। विल बी जस्ट ट्वाइस, दुगने होंगे किससे, हिज डॉटर, उसकी डॉटर से, तो उसकी डॉटर कितने की है, x + 12 ईयर की। देखिए ऐसी एक्सप्रेशन बनेगी। अब यहाँ से हमें x निकालना है, तो देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, सबसे पहले क्या बन जाएगा, 2x + 24, सो 3x - 2x 24, 12 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से क्या आ गया, x, यहाँ से 12, तो x हमने किसको माना था, मोना की परसेंटेज को, तो किसकी एज बतानी है, दोनों की बतानी है, तो चलिए बता देते हैं। देयरफॉर मोनाज प्रेजेंट एज कितनी है, 12 ईयर्स, है ना, एंड फादर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी इसकी, 3 टाइम, यानी कि 3 × 12 यानी कि 36 ईयर्स। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, राजेश ऑन्स ए प्लॉट ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, ही हैज़ फेंस्ड इट, फेंसिंग का जो काम होता है वो कहाँ होता है, बाउंड्री पर, जैसे वायर लगा देना, बार्ब्ड वायर की, नुकीली वायर, ताकि कोई बाहर से अननोन दीवार के ऊपर से ना आ सके, है ना, कुछ इस तरीके से। ही हैज़ फेंस्ड इट विद ए वायर ऑफ लेंथ इतने, यानी कि उस रेक्टेंगल के चारों तरफ उसने 750 मीटर लंबी वायर लगाई। तो जैसे एक ये रेक्टेंगल था, तो इसके चारों तरफ उसने ऐसे वायर लगाई, तो दैट मीन्स कि वो पेरीमीटर है कितना, 750। इनडायरेक्ट वे में हमें ये पेरीमीटर दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट एक्सीड द ब्रेथ बाय 5 मीटर, कि उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा है। तो बताओ लेंथ ऑफ ब्रेथ कितनी है, तो सिंपल सा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेट किससे करेंगे, ब्रेथ से, क्योंकि ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा है, तो आसान ये रहेगा, है ना। तो उसी से शुरुआत करते हैं, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल x मान लें, मीटर में चल रही है, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, x + 5, एक्सीड मतलब ज़्यादा होना, देयरफॉर पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। जबकि पेरीमीटर किसके इक्वल है, पेरीमीटर हमारे इक्वल है लेंथ ऑफ वायर के। पेरीमीटर किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ वायर के इक्वल है, क्योंकि जितना पेरीमीटर होगा उतनी तो वायर लगाएगा वो बाउंड्री पर, है ना। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं। लेंथ x+5 है प्लस ब्रेड्थ x है, जबकि वायर की लेंथ कितनी है 750, है ना। तो ये कितना बन गया, x+x 2x प्लस 5। ऐसा करें, या तो ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए या 2 जो ये मल्टीपल से इधर आकर डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए ऐसा करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं या डिवाइड में ले आते हैं। चलिए माइंड चेंज हो गया अचानक, ठीक है। सो 2 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 3 7 5, इतना ही। और यहाँ 2x प्लस 5 है। अभी जो प्लस का 5 है वो लेफ्ट में आकर क्या करेगा, डिवाइड, क्योंकि अब हमें शिफ्टिंग का काम करना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच गया 370, और 2 उधर मल्टीपल में था तो इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसको डिवाइड किया तो 2, और हमारे पास 8 और 5, तो ये x की वैल्यू कितनी आ रही है 185, और x हमने किसको माना था, ब्रेड्थ को, है ना। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही बताने थे। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या है, प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी, इस ब्रेड्थ से 5 ज़्यादा, यानी कि 190 मीटर। एंड ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये x की वैल्यू यानी कि 185 मीटर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें एक्चुअल में जो सेकंड है पार्ट, उस सेकंड पार्ट में कुछ गड़बड़ लग रही है, आई डोंट नो व्हाई। ये मैंने इस क्लास में भी ट्राई किया था। यहाँ तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आप इसके नंबर ऑफ डॉट्स को काउंट कीजिए, उससे आपको इसका पैटर्न पता चलेगा। हमें यहाँ पे पैटर्न पता करके उनको n की फॉर्म में लिखना है। देखिए इसमें 4 डॉट हैं, इसमें 6, इसमें 8, इसमें 10, तो यानी कि 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन जो शुरुआत हो रही है वो 4 से हो रही है, ठीक है। तो इस पैटर्न को आप बड़े आराम से कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2n+2 तरीके से। देखिए आप इसमें 1 रखिए तो 2 × 1 2, 2 + 2 4, 4 आ रहा है। तो सेकंड स्टेज के लिए इसमें 2 रखिए, 2 × 2 4, 4 + 2 देखिए 6 आ रहा है। थर्ड स्टेज के लिए इसमें 3 रखिए, 3 × 2 6, 6 + 2 8 आ रहा है। 4 के लिए इसमें 4 रखिए, 4 × 2 8, 8 + 2 देखिए 10 आ रहा है ना। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में अगर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को काउंट करें, क्योंकि इसमें जो आंसर दे रखा है वो आंसर इसके कंडीशंस को, लास्ट वाले को स्पेशली वो मेंशन नहीं, मतलब स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा। अगर इसके छोटे ट्राइंगल्स को काउंट करें तो हमारे पास कुछ ऐसे आ रहे हैं ये, ठीक है। और इसको 1 को देखें तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है। जबकि हमें जो आंसर दे रखा है, आंसर ऐसा था कुछ 2⁻2n-2, ठीक है। तो ये आंसर में जब देखिए स्टेज 1 के लिए हम इसमें n की जगह 1 रख रहे हैं, तो क्या आ रहा है 2 × 1 - 2, कितना आ रहा है 2 की पावर 2, सॉरी 2 × 1 2, और 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो देखिए 1, एक ही ट्रायंगल हमारे पास बन भी रहा है ना। लेकिन अगर अब हम इसमें स्टेज 2 के लिए यहाँ पर n की जगह 2 रखते हैं तो 2 × 2 4, 4 - 2 कितना आ रहा है 2, 2 की पावर 2 देखिए 4, 4 भी मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम 3 रखते हैं तो 2 × 3 6, 6 - 2 4, तो 2 की पावर 4 16 आता है, 16, थर्ड भी मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये देखिएगा लास्ट फोर्थ स्टेज के लिए मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ, तो 2 की पावर 2 × 4 8, 8 - 2 6, और 2 की पावर 6 64 होता है। अब 64 इससे मैच नहीं कर रहा, है ना। और अगर हम उनका आंसर देखें तो ये गड़बड़ कर रहा है, और अगर हम फिगर को देखें तो हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है इसके साथ। क्लियर। तो यहाँ ये डाउट लग रहा है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में। अगर
फिर भी आपको कोई पैटर्न मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे भी हेल्प मिलेगी, ठीक है, ताकि मैं और बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, ए गर्ल सेड माई एज 3 years हैंस मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, बाद में, मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड फ्रॉम दैट, यानी कि अब जो बनेगी, देखिए इसमें कंडीशन बनाते हैं, इसकी एज को लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ गर्ल, है ना, लेट द एज ऑफ गर्ल की एज को x ईयर्स मान लें। अब वो क्या कह रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि माई एज 3 years हैंस, यानी कि x + 3, आज से 3 साल बाद, मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एंड फ्रॉम दैट, यानी कि इसमें से सब्ट्रैक्टेड, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, क्या, 3 times, किसी का 3 गुना, किसका 3 गुना, माई एज 3 years ago, मेरी एज 3 साल पहले, तो आज मेरी एक एज x है तो 3 साल पहले के लिए मुझे 3 घटाना पड़ेगा, है ना, तो ये स्ट्रक्चर बना। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें एज पता चल जाएगी, 3x + 9 - 3x, और ये भी माइनस माइनस प्लस 3 × 3 9, 3x से 3x कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 18, तो यानी कि ये हमारे पास एक्चुअल में क्या आ गया 18, उसकी एज आ गई। एक्चुअली यहाँ पर ये मानना गलत है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो एज थी, हाउ ओल्ड द गर्ल वाज, वो x आएगा हमारे पास। वैसे वो सही लग रहा था, ठीक है। यहाँ से ही आएगी हमारे पास, ये डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं, ये ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, ये बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, टुडे इज़ लक्ष्मीज बर्थडे, आज लक्ष्मी का बर्थडे है, और शी टर्न 24, और लक्ष्मी कितने साल की हो गई, 24 साल की हो गई, क्लियर। लक्ष्मी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रामू वाज, रामू जब था, कब का पता नहीं, ठीक है, लेकिन रामू की जो एज थी, क्या थी वो कुछ अता पता कुछ नहीं है, उसके दुगनी एज है ये लक्ष्मी की, यानी कि 24, तो 24 का हाफ कर दें, कितना आएगा 12, यानी कि रामू 12 साल का था, तब की ये बात कर रही है कि भाई रामू 12 साल का था, तो उसका दुगना करोगे तो 24, तो देखो अब मैं 24 साल की हूँ, वो ऐसे कंपेयर कर रही है, ठीक है। तो हम रामू की जो एज है, अब लक्ष्मी की एज को भी वो देखो कैसे कंपेयर कर रहा है, व्हेन लक्ष्मी वाज एज ओल्ड एज रामू नाउ, कि भाई आज की डेट में रामू कितने साल का है, लक्ष्मी उतने साल की थी, लक्ष्मी वाज, ठीक है। तो हम शुरुआत किससे करेंगे, इस रामू से ही करते हैं, लेट द एज ऑफ रामू, या प्रेजेंट एज ऑफ रामू, है ना, ये बेटर है, प्रेजेंट एज ऑफ रामू, तो रामू की प्रेजेंट एज को x ईयर्स मान लें। देयरफॉर अब सिंपल सा लॉजिक समझना कि भाई पास्ट में लक्ष्मी कितने साल की होगी, अगर ये x साल का अब है, तो लक्ष्मी पास्ट में कितने साल की थी, इसी x साल की ही तो थी, तो हम उसी से इसको आगे लेकर चलेंगे, क्या, देयरफॉर द पास्ट एज ऑफ लक्ष्मी की पास्ट एज भी कितनी हुई, x ईयर्स हुई, है ना, बट द प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मी, अभी की प्रेजेंट एज कितनी है, 24 साल की है। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन
present age and past age of लक्ष्मी। अब ये चीज़ें समझना, देखना कि लक्ष्मी की आज मान लीजिए 24 साल है और पास्ट में एज थी उसकी मान लीजिए 10 साल या 12 साल मान लेते हैं, ठीक है। तो उन दोनों एजेस के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? आज की एज में से उसके पहले की एज को घटा दें, है ना। तो ये एज क्या आ गई लक्ष्मी की, और आज की और पास्ट की एज के बीच का डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस हमारी हेल्प कहाँ करेगा? ये डिफरेंस एक्चुअली हमें हेल्प करेगा रामू की पास्ट एज निकालने के लिए। देखिए रामू की प्रेजेंट एज एक्स थी, लेकिन अब हमें रामू की पास्ट एज निकालनी है, क्योंकि वो पास्ट एज का ही तो हम क्या करेंगे, दुगना करेंगे और उसी को तो 24 के इक्वल रखेंगे। तो सारा खेल वही है। तो देखिए देयरफॉर द पास्ट एज ऑफ रामू। देखिए एक, अब रामू अभी कितने साल का है? एक्स, प्रेजेंट की बात चल रही है ना, ठीक। लेकिन उसमें से अगर मैं ये एज सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई रामू कुछ साल पहले कितने साल का था। तो मैंने देखो वो गैप घटा दिया। ये गैप कहाँ से आया? कि भाई लक्ष्मी की प्रेजेंट और लक्ष्मी की पास्ट एज के बीच का जो गैप है, मान लीजिए आज आप 24 साल के हैं, ठीक है। कंपेयर आप किसी और के साथ कर रहे हैं। आप यूँ समझिए कि मैं लक्ष्मी की साइड से बोल रहा हूँ कि ये 24 साल की है और आप रामू हैं, ठीक है। तो आप अभी यूँ समझिए करंट कितने भी साल के हों, लेकिन पास्ट में आप कितने साल के थे उसका मुझे दुगना करना है, जो कि एक्चुअली हमें पता है भी 12 आना है, 12 का दुगना करना है पास्ट एज को, ठीक है। तो अब ये देखिए कि मेरी पास्ट एज कितनी होगी, कि आज आप कितने के हो। आज मान लीजिए आप 12 साल के हो, तो मैं पहले कितने साल का था? 12 साल का। तो अब 12 से 24 के बीच का गैप कितने का आ गया? 12 से 24 के बीच का गैप आ गया 12 साल का। तो मेरे को रामू की अब पुरानी एज निकालनी है, तो वो जो कि आज 12 साल का था, तो उसी में से मैं 12 घटा दूंगा तो बचा क्या? वो तो 0, यानी कि वो तो जस्ट पैदा हुआ था, है ना। तो रामू की प्रेजेंट एज में से हमने वो डिफरेंस घटा दिया जो हमें लक्ष्मी की एज से मिला था। तो उससे हमें मिलेगा क्या? हमें रामू की पास्ट एज मिल जाएगी। और ये देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो x प्लस एक्स 2x माइनस 24। तो हमें देखिए रामू की पास्ट एज पता चल गई। अब हम ये सिचुएशन लेकर चल सकते हैं कि लक्ष्मी, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लक्ष्मी इज, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मी, प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मी इज ट्वाइस, ये देखिए यही है, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज रामू वाज। तो ये किसका दुगना है? पास्ट मल्टीप्लाई में है, पास्ट एज ऑफ रामू, रामू की पास्ट एज का, ठीक है। तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाई, रामू की पास्ट एज कितनी है? 2x माइनस 24, जबकि लक्ष्मी की प्रेजेंट एज कितनी है? 24। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, बस 2 इधर ले आए, डिवाइड कर देगा, तब तक ये ब्रैकेट अपने आप ओपन हो गई, है ना। तो यहाँ से कितना आया? 12 माइनस 24 इधर आकर क्या करेगा? प्लस 24 इज इक्वल टू में 2x बचा। अब ये 24 और 12 कितना हो गया? 36, और 2 उधर मल्टीप्लाई से इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 18 आ रही है। और x हमने किसको मान रखा है? रामू की प्रेजेंट एज को, और हमें रामू की प्रेजेंट एज ही तो बतानी है। नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट एज, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रामू कितनी है? 18 ईयर्स, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन था,
एक बार फिर से रिपीट करके ध्यान से समझने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सोल्व द गिवन क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। तो देखिए पहला क्या है, इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ पर्टिकुलर टर्म इज द डैश ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री होती है आई थिंक, है ना, तो डिग्री लेके चलते हैं इसमें, DEGREE, ठीक है। सेकंड क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म इज कॉल्ड, ट्राइनोमियल होता है ना, सो TRINOMIAL, ट्रिनोमियल, सही चल रहा है अभी तक। थर्ड क्या है, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन सिंबल्स प्लेस्ड बिफोर एन एल्जेब्रिक टर्म एज ए मल्टीप्लायर इज कॉल्ड, इनको कोफिशिएंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, कोफिशिएंट, COEFFICENT होता है क्या, नहीं CIENT होता है, हाँ अब ठीक है, पूरा भी फिट हो गया वो। ए सिंबल विच कैन बी टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, वेरिएबल्स जो अलग अलग वैल्यू ले सकते हो, वेरिएबल्स, VARIABLE, वेरिएबल, एस होता तो एक और स्पेस होता तो एस भी लगाते, वेरिएबल्स। डाउनवर्ड है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म्स, क्वाड्रिनोमियल, है ना, यस, QUADRI, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन ए क्यूब A इज कॉल्ड बेस एंड 3 इज कॉल्ड पावर, है ना, तो 6 में क्या है, पावर, लेकिन पावर तो यहाँ नहीं है और बीच में n है, तो पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट पाएगा फिर यहाँ EXPONENT, एक्सपोनेंट, ये सही है। लास्ट क्या है, ए सिंबल विच फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड, ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को तो कांस्टेंट बोला जाता है, लास्ट में टी भी आया हुआ है, बिल्कुल सही चल रहे हैं, यानी कि CONS, कांस्टेंट, सही था। चलिए नेक्स्ट, लेट्स सोल्व, ये खत्म होंगे नहीं होंगे पता नहीं, हाँ 52 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए करते हैं, गर्मी काफ़ी हो गई है। देखिए, राजीव बॉट 2 मोर एप्पल्स देन सोनू, सोनू हैड 3 एप्पल्स लेस देन रघु, रघु हैड n नंबर ऑफ एप्पल्स, सो हाउ मैनी एप्पल्स राजीव एंड सोनू हैव। तो देखिए सिंपल सा है, रघु के पास n एप्पल है, ठीक है, देयरफॉर बोल देते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स रघु हैज़, रघु के पास कितने एप्पल हैं, n, देयरफॉर नंबर ऑफ एप्पल सोनू है, सोनू के पास कितने एप्पल होंगे, उसने क्या बोला है, 3 एप्पल लेस देन रघु, रघु के पास जितने हैं उससे 3 कम, यानी कि इतने, फिर एंड नंबर ऑफ एप्पल राजीव है ना, तो राजीव के पास कितने हैं, राजीव कहता है कि सोनू के पास जितने हैं उससे 2 ज़्यादा, तो सोनू के पास n-3 है, तो इससे 2 ज़्यादा यानी कि 2 जोड़ दें, तो ये कितना आ गया, n-1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आज ये तो आसान ही था। चलिए नेक्स्ट, इन द पार्टी ऑल द चिल्ड्रन वर गिवन कैंडी बार, ऑल द चिल्ड्रन गोट 3 कैंडी बार ईच एक्सेप्ट द चाइल्ड सिटिंग इन द एंड सीता गोट ओनली 2 कैंडी बार, यानी कि जो सबसे लास्ट में थी वो सीता थी और उसको सिर्फ 2 मिली, वरना उस सीता को छोड़कर बाकी सबको 3-3 कैंडी मिल रही थी। सो इफ़ ओनली ईच चाइल्ड हैड बीन गिवन 2 कैंडी बार, अब ये कह रहा है कि अगर हर एक बच्चे को 2-2 कैंडी दी जाती तो देयर वुड बी 8 कैंडी बार रिमेनिंग, तो हमारे पास 3 कैंडी बार बच जाती। देखिए 3-3 दे रहे थे तो एक बच्चा बच गया जिसको 3 नहीं मिली, और 2-2 देते हैं तो हमारे पास 8 बच जाएंगी। तो बताओ कितनी कैंडी बार थी। तो यहाँ पे हम, इन्होंने हालांकि हिंट भी दे रखा है, समझा देता हूँ। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ,
हाउ मैनी कैंडी बार वर देयर, सो लेट द नंबर ऑफ कैंडी बार्स, तो कितनी कैंडी बार्स हैं वो हमने x मान ली, ठीक है। या वैसे ये ठीक रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला, मतलब चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल सकता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो इसको x मान लें, यही इन्होंने दे भी रखा था हिंट, ठीक है। सो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि भाई अगर 3-3 कैंडी देते हैं, तो मान लीजिए जैसे 10 बच्चे थे, तो 10 में से 9 को तो 3 कैंडी मिल गई, लेकिन जो एक बच्चा बचा उसको 2 ही कैंडी मिली, ठीक है। तो अब 9 को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, टोटल जितने बच्चे हैं उसमें से एक कम कर दोगे, तो टोटल बच्चे हमने x मान रखे, उससे एक कम x-1 हो गया। उन सबको तो 3-3 कैंडी मिली है, लेकिन जो लास्ट में एक बच्चा बच गया उसको कितनी कैंडी मिली, सिर्फ 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 ही बचेगा। तो इसी वजह से देखो इस ये लेफ्ट साइड बनी हुई है। फिर दूसरी कंडीशन ये कहता है कि अगर हर बच्चे को यानी कि x को 2-2 कैंडी दें, तो हमारे पास 8 कैंडी और बच जाती हैं, तो ये भी हमारी नंबर ऑफ कैंडी है, ये भी हमारी नंबर ऑफ कैंडी है। ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग बांटी गई है, ये दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग बांटी गई है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडी तो इक्वल हैं, तो हम इनको आपस में इसी वजह से इक्वल लेकर चल रहे हैं। अब हम यहाँ से इनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगा 3x - 3 + 2 = 2x + 8। तो ये क्या आ गया, 3x - 2x, और उनको उठा के दूसरी तरफ ले गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, x = 9। तो हमें बेसिकली यहाँ से ये पता चला कि x तो बच्चे थे, लेकिन कितनी कैंडी हमें चाहिए, देयरफॉर नंबर ऑफ कैंडी बार्स रिक्वायर्ड, कि कितनी कैंडी बार्स की हमें रिक्वायरमेंट थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इसमें x की वैल्यू रख देंगे या इसमें x की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास दोनों ही तरीके से आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, 2 वाले में रख देते हैं। सो 2 × 9 + 8 कितना आ गया, 18 + 8 यानी कि 26, यानी कि टोटल 26 कैंडी बार हमें चाहिए थी इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बांटने के लिए, ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड करते हैं। एट ए डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूज्ड ए डिश, एक डिश यूज किया उन्होंने फॉर राइस के लिए बिटवीन देम, एवरी 3 गेस्ट यूज्ड ए डिश फॉर दाल, एंड एवरी 4 गेस्ट यूज्ड ए डिश फॉर मीट। भाई मीट के लिए 4 ने एक ही डिश यूज़ की, दाल के लिए 3 ने एक डिश यूज़ की, ठीक है, और राइस के लिए 2 ने एक डिश यूज़ की, और टोटल हमारे पास ऐसी 65 डिश थी। तो बताइए गेस्ट कितने थे। तो ऐसी सिचुएशन में हम नंबर ऑफ गेस्ट को यहाँ पर क्या करते हैं, x लेट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ गेस्ट्स, x लेट कर लें। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये देखिए ए 2 गेस्ट एक ही डिश ले रहे हैं, तो x गेस्ट हैं। अब मान लो 10 गेस्ट हुए, तो 2-2 के अकॉर्डिंगली कितनी डिश लगेगी, सिर्फ 5 डिश लगेगी ना, किस चीज़ के लिए, राइस के लिए, है ना। तो x के अकॉर्डिंगली टोटल x गेस्ट थे, तो उसका हाफ कर दे तो राइस के लिए इतनी डिश लगेंगी। फिर उनका अगर हम 1/3 कर दें, क्यों, क्योंकि एवरी 3 दाल के लिए अगर यूज कर रहे थे, तो इतनी डिश हमें दाल के लिए लगेगी। और अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 4 गेस्ट एक डिश यूज़ कर रहे थे, तो हमारे पास मीट के लिए इतनी डिश लगेंगी। जबकि इनकी टोटल अब अगर काउंटिंग करें तो टोटल डिश कितनी यूज होंगी, 65, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एलसीएम लेना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, तो ये बन गया 6x + 4x + 3x, जो कि कितना बन गया, 13x/12। सो अब देखिए 12 उधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और 13 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड। तो 13 से इसको कैंसिल किया 5, तो 12 और 5 का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 60, यानी कि गेस्ट जो हैं वो कितने हैं, 60 गेस्ट थे वहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ गेस्ट आर 60, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी हो गई है कंप्लीट एक्सरसाइज। लास्ट का क्या है क्वेश्चन, फटाफट वो देख लेते हैं। लाइफ स्किल क्या है, परी एंड रानी ईच हैड
एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट फर्स्ट, कि स्टार्टिंग में उनके पास इक्वल अमाउंट है। फिर कहता है कि परी ने 18 रुपये स्पेंड कर दिए और रानी ने 25 रुपये स्पेंड कर दिए, तो अब परी के पास दुगने बचे रानी के अलावा। तो सबसे पहले तो ये पता करते हैं, लेट द अमाउंट परी एंड रानी हैव एट फर्स्ट, कि स्टार्टिंग में उनके पास कितना अमाउंट है, मान लीजिए x रुपए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये देखिए परी ने कितने रुपए खर्च कर दिए, 18, पहले थे उसके पास x, अब 18 खर्च कर दिए, तो बचे कितने, x में से 18 घटा दीजिए, है ना। रानी के पास कितने बचे, x में से 25 घटा दीजिए। ये परी के हैं, ये रानी के हैं, कि भाई 18 घटाने मतलब आपके पास मान लीजिए 50 रुपये होते तो 18 घटा दिया, क्योंकि 18 खर्च कर दिए, तो आपके पास बचे कितने, 32 रुपये बच गए ना। तो 50 में से वो 18 घटाओगे तभी बचेंगे। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन में अब इनके पास जो अमाउंट बचा, तो परी के पास रानी से 22 रुपये हैं, यानी कि अब रानी के पास जितने बचे ना उसको अगर हम दुगना कर दें तो वो परी के अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमें सिंप्लीफाई बस इसी को करना है, तो x माइनस 18 और ये कितना हो गया 2x माइनस 25। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं 25 को इधर ले आते हैं और x उधर ले जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ कितना बच गया हमारे पास 7, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो अब ये देखिए एक सेकेंड, 7 कैसे यहाँ, सॉरी मैंने 25 को तो 2 से मल्टीप्लाई किया ही नहीं, 50, तो इधर आकर क्या बनेगा वो 50 बनेगा, है ना। तो ये हमारे पास कितना आ गया, और सच में 50 आ गया यहाँ कहीं ना कहीं। तो 50 माइनस ये कितना बन रहा है 32, यानी कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, 32 रुपये थे। 32 में से 18 उसने खर्च कर दिए, कितने बचे, 16 बच गए, या सॉरी 14 बच गए, और 32 में से रानी ने 25 खर्च कर दिए, यानी कि उसके पास 7 बचे। तो देखिए परी के पास रानी से दुगने रुपए बचे ना, हो गया ना वेरिफिकेशन भी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आया होगा। सो कंटेंट अच्छा लगा है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, आपको ही कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।